स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी हेतु शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग आपके एग्जामिनेशन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रीजनिंग से लेकर के एक क्लास को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि रीजनिंग में आपको कौन कौन से चैप्टर से सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे हमारे चैनल से, तो आप जुड़ ही रहे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। पहला ग्रुप पूरा फुल हो गया तो एक नया ग्रुप भी क्रिएट कर दिया गया है। ठीक है, टेलीग्राम का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग में सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस रहेगा रीजनिंग का आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और सारी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी उसको आपको नोट करते चलना है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप अपना अमृत कलश मैंने नाम दिया है ना आपके नोट्स का, तो आप अपना अमृत कलश निकालिए और इसको भरना शुरू करिए। तो सबसे पहले रीजनिंग के सिलेबस को आप समझ लेंगे ताकि आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं केवल उसे ही देखना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे एसएससी वाले रीजनिंग की बुक लेकर के बैठ जाएं और एक एक चैप्टर को आप देखने लगें। तो देखिए टोटल 10 ही सवाल रहेंगे। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चंस ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी अपनी करनी है। और इसमें जो चैप्टर्स होंगे वो कौन कौन से चैप्टर होंगे, सबसे पहला जो होगा न्याय निगमन का चैप्टर होगा। ठीक है, न्याय निगमन से पिछले बार भी 3-3, 4-4 सवाल देखने को मिले हैं, इसलिए इस बार भी एक सवाल तो कम से कम इस चैप्टर से रहने वाला है। ठीक है, न्याय निगमन को सिलोजिज्म कहते हैं, याद रखेंगे, इसका इंग्लिश नाम भी याद कर लीजिएगा। तो और दूसरा चैप्टर आपका होगा कथन और निष्कर्ष वाला। ठीक है, वैसे इसी को कथन निष्कर्ष वाला चैप्टर भी कहते हैं, सिलोजिज्म को ही कथन निष्कर्ष वाला चैप्टर कहते हैं, क्योंकि इसी में कथन और निष्कर्ष दोनों दिए हुए रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका एनालॉजी से सवाल रहता है, एनालॉजी से सवाल रहेगा। तीसरा आपका एक सीरीज वाला रहेगा, श्रृंखला वाला। ठीक है, श्रृंखला इसको कहते हैं हिंदी में, है ना, श्रृंखला दिया हुआ रहेगा, कोई भी अंकों की श्रृंखला दी हुई रहेगी इस तरह से, और यहाँ पे खाली स्थान क्वेश्चन मार्क रहेगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो सुटेबल होगा वो भरना होता है। इस प्रकार से सीरीज वाले सवाल रहेंगे। चौथा चैप्टर आपका होगा वो होगा कोडिंग डिकोडिंग वाला, और आपने पढ़ा भी होगा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, इसमें कूट भाषा में कोई इंग्लिश वर्ड को किसी अंक के रूप में या किसी अन्य शब्द के रूप में दिया हुआ रहता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्वेश्चन दिया जाता है। 5वां चैप्टर लिखिएगा डायरेक्शन वाला, एक आता है क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन से मैंने ये सारे टॉपिक्स उठाए हैं, तो इन सभी टॉपिक से सवाल रहेंगे ही। डायरेक्शन वाला रहेगा दिशा ज्ञान जिसको कहते हैं, है ना, दिशा ज्ञान करना, उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, इस तरह का सवाल जो आपने देखा होगा। 6ठा चैप्टर आप लिखिएगा ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन तो रहेगा ही। ठीक है, ब्लड रिलेशन से पिछले बार भी 1-2 क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चन पेपर में, तो ब्लड रिलेशन से भी एक सवाल तो रहेगा ही। 7वां चैप्टर आपका कौन सा होगा, ब्लड रिलेशन का मतलब रक्त संबंध। जैसे वो कहते हैं ना कि राम ने एक महिला को देख करके कहा कि यह मेरे पिता के पुत्र की माँ है, तो राम का उसके साथ क्या संबंध, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है। ठीक है, 7वां चैप्टर आपका होगा एक सीटिंग अरेंजमेंट वाला भी सवाल देखने को मिला है, सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, किस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट होगा, और इसमें रैंकिंग वाला भी सवाल रहता है। ठीक है, जैसे कुल मिला करके एक 46 बच्चों की एक पंक्ति है जिसमें किसी बच्चे का नाम दे दिया जाएगा कि राहुल जो है आगे से 12वें पोजीशन पर है। ठीक है, इस तरह का सवाल जो रहता है रैंकिंग वाला, वो सीटिंग अरेंजमेंट से ही रिलेटेड रहेगा। टॉपिक को हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
एक 8वां चैप्टर आप लिखिएगा। 8वां चैप्टर आपका कौन सा छूटा हुआ है, मिसिंग नंबर वाला। एक मिसिंग नंबर रहेगा, मिसिंग नंबर ढूंढने वाला रहेगा, वो आपका हो जाएगा। एक आपका बेमेल छांटने वाला, निम्नलिखित में से बेमेल को छांटिए, उससे भी एक सवाल रहेगा। कथन निष्कर्ष वाले जो टॉपिक हैं वो कई तरह के टॉपिक हैं, ठीक है। कथन निष्कर्ष वाला जो टॉपिक है ना आपका, वो कई प्रकार का अलग अलग टॉपिक है। उसमें 3-4 तरह का एक ही जैसा आपको देखने में लगेगा, लेकिन रियलिटी में वो हैं अलग अलग। जैसे कि मैंने अभी न्याय निगमन आप लोगों को बताया, जिसमें कथन और निष्कर्ष होंगे, तो इसी में है एक कथन एवं तर्क वाला, ठीक है, कथन एवं तर्क वाला। और इसी में आपका एक आ जाएगा कथन एवं पूर्व धारणाएं, जो कि आप पिछला क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। कथन दिया हुआ रहेगा और पूर्व धारणाएं दी हुई रहेंगी, ठीक है। उसको लेकर के आपको वहाँ पे लॉजिक अपना देना होता है। इसी से संबंधित आपका रहेगा कथन वाला से ही कथन एवं कार्यवाहियाँ, कथन एवं कार्यवाहियाँ। ये भी सवाल आपको पिछले सवाल में देखने को मिला था, पिछले साल वाले सवाल में। और एक निष्कर्ष निकालने वाला रहेगा, एक कथन एवं कारण वाला रहेगा, ठीक है। कारण एवं प्रभाव वाला भी रह सकता है। तो कथन एवं निष्कर्ष से रिलेटेड 4-5 टॉपिक हैं जिससे आपके सवाल देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है कि इस बार इस टॉपिक से कम सवाल रहेंगे और बाकी सारे टॉपिक्स मैंने दिखाए आप लोगों को। तो 10 टॉपिक से मुख्य रूप से आप लोगों को तैयारी करनी है। और इस बार उम्मीद है कि प्रत्येक टॉपिक से ज़्यादा नहीं, एक एक सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। पिछले वर्ष क्या किया गया था कि कई एक टॉपिक से ही ज़्यादा सवाल पूछ दिए गए थे और कुछ टॉपिक को बिल्कुल छोड़ दिया गया था कुछ कुछ सवालों में। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन सेट करने वाले के ऊपर, लेकिन आप लोगों को तैयारी तो करनी ही होगी, ठीक है। क्योंकि अगर तैयारी नहीं रहेगी, आप लोगों को पता ही नहीं रहेगा, तो फिर अगर क्वेश्चन आ गया तो मान लीजिए आप लोग वहाँ पर फंस जाइएगा। तो आज हम शुरू करेंगे न्याय निगमन को, ठीक है, सिलोजिज्म को। तो इसको समझ लीजिएगा, न्याय निगमन होता है क्या है। थोड़ा सा ये टफ हो जाता है समझने में, ठीक है। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस इसमें नहीं होगी तो इसको समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मैंने सोचा कि पहले टफ वाले को ही ले लिया जाए, ठीक है। वैसे कोडिंग डिकोडिंग वाला काफ़ी ईजी होता है, उसको भी ले सकते थे। और शिक्षण का सिद्धांत भी कहता है कि सरल से कठिन की ओर, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें पता ही होंगी, तो जो चीज़ें पता है उसके लिए टाइम वेस्ट क्यों करना है। वैसे अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर भी क्लास ला दिया जाएगा और बहुत अच्छे से तैयारी करा दी जाएगी। पहले आप सिलोजिज्म को यहाँ पर समझ लीजिए, जिसको न्याय निगमन कहते हैं। इसमें होता क्या है और करना क्या होता है, पहले आपको इससे संबंधित एक मैं सवाल दिखा दूँ ताकि आपके समझ में आ जाए कि ये आखिर है क्या। इस तरह का प्रश्न आपने देखा भी है या फिर नहीं देखा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक उदाहरण से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर अवगत करा देना चाहता हूँ। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको कथन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। क्या दिया हुआ रहेगा, कथन दिया हुआ रहेगा। और कथन एक या दो, कम से कम 2 रहेगा और अधिकतम 4 भी रह सकते हैं, ठीक है। कम से कम 2 कथन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें 2 कथन दिया हुआ है। मान लीजिए कि सभी छात्र लड़के हैं, ठीक है, सभी छात्र लड़के हैं, ये एक कथन दिया हुआ है। और एक दूसरा कथन इसी में दिया हुआ रहेगा कि कोई लड़का ईमानदार नहीं है, ईमानदार नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया कथन, ये दोनों कथन हो गए। अब फिर इसके नीचे निष्कर्ष दिया हुआ रहेगा, ठीक है, निष्कर्ष दिया हुआ रहेगा। और निष्कर्ष भी आपका मुख्य रूप से 2 ही रहता है, ठीक है। पहला निष्कर्ष इसमें मान लीजिए कि है कि कोई छात्र ईमानदार नहीं है, ईमानदार नहीं है, ठीक। दूसरा निष्कर्ष इसमें दिया हुआ रहेगा कि सभी छात्र ईमानदार हैं, ठीक, सभी छात्र ईमानदार हैं। अब इस तरह से आपका प्रश्न रहेगा।
ऑप्शंस आपके रहेंगे कि इनमें से सभी जो 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे इनमें से जो सटीक होगा उसको आपको चुनना रहेगा। पहला रहेगा कि केवल निष्कर्ष 1 सही निकलता है या केवल निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता है। दूसरे में रहेगा कि केवल 2 निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, दूसरा निष्कर्ष निकलता है। एक ऑप्शन रहेगा कि 1 और 2 दोनों सही है। एक ऑप्शन रहेगा कि 1 और 2 दोनों गलत है ना, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, इस तरह का ऑप्शन रहेगा। और उस ऑप्शन को आपको चुनना रहेगा जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सटीक रहेगा। तो यहाँ पे मेरा ये कहना था कि आपने ऐसे सवाल देखे होंगे, ठीक है। अगर आपने देखे हैं, पहले पढ़ा है, तब आपको थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। और यदि आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पॉइंट को, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए शुरू करेंगे डिस्कशन को अब। और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे पहले उसको समझ लीजिए, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंसेप्ट की। तो इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट को हिंदी में अवधारणा कहते हैं, समझ कहते हैं, ठीक है, संप्रत्यय भी कहते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उनके कंसेप्ट्स आपको समझ में आने चाहिए, पता होने चाहिए। तो अब देखिए, इसमें जो कथन दिया हुआ रहता है तो कथन से रिलेटेड कुछ इसमें कंसेप्ट हैं, आप उसको समझ लीजिएगा। कथन होता क्या है? तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यह एक प्रकार का तर्क वाक्य है। कौन सा वाक्य है? तो तर्क वाक्य है, मतलब डिस्कस सेंटेंस होता है जिसके ऊपर आपको डिस्कशन करना होता है, ठीक है। तर्क वाक्य है जो पदों के बीच के संबंध को बताता है, जो पदों के बीच संबंध को बताता है, अब जैसे कि आपने अभी एक एग्जाम्पल देखा था, तो उसमें जो शब्द थे उनके बीच जो संबंध दिख रहा था वो तर्क वाक्य के अनुसार दिख रहा था, ठीक है। अब इसके बाद ये जो कथन है इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। कथन के कितने भाग होते हैं? तो कथन के 3 भाग होते हैं, 3 भाग। और वो तीनों भाग कौन कौन से हैं, लिखते चलिए। पहला भाग उद्देश्य कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? तो लिखिएगा कि उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, ठीक है, कुछ कहा गया हो। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सभी आदमी शेर हैं, तो आदमी के बारे में कहा जा रहा है कि सभी आदमी शेर हैं, तो आदमी यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भाग लिखिएगा विधेय। दूसरा भाग क्या होगा? विधेय। विधेय को प्रेडिकेट कहते हैं, सॉरी PREDICATE, प्रेडिकेट, ठीक है। प्रेडिकेट क्या होता है? तो विधेय कथन का वह भाग होता है जो उद्देश्य के बारे में कुछ बताता है, जो उद्देश्य के बारे में कुछ बताता है, ठीक है, उद्देश्य के बारे में कुछ बताता है। इससे हमें क्लू मिलता है कि हमारा जो उद्देश्य है, सब्जेक्ट है, वो है क्या आखिर। जैसे कि अभी हमें एग्जाम्पल के रूप में एक सेंटेंस बताया आपको कि सभी आदमी शेर हैं, तो यहाँ पे शेर विधेय है जो बता रहा है आदमी के बारे में कि सभी आदमी क्या हैं, तो वो शेर हैं, ठीक है। और तीसरा भाग होता है योजक। क्या होता है? योजक, जिसको इंग्लिश में कॉपुला कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? तो यह कथन का वह भाग होता है जो उद्देश्य एवं विधेय के मध्य संबंध स्थापित करता है, ठीक है। संबंध स्थापित करने का काम कौन करता है? योजक करता है। तो योजक में लिख लीजिएगा कि यह कथन का वह भाग होता है जो उद्देश्य एवं विधेय के मध्य या के बीच भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं,
संबंध स्थापित करता है। ठीक है, संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन के ये 3 भाग मुख्य रूप से हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल अभी हमने बताया, जैसे कि सभी आदमी शेर हैं, सभी आदमी शेर हैं। तो यहाँ पर बताइए कि आदमी क्या हो जाएगा, तो आदमी हो जाएगा उद्देश्य। ठीक, शेर क्या हो जाएगा, तो शेर हो जाएगा विधेय। ठीक है, और हैं यहाँ पर संबंध स्थापित करने वाला है, तो ये योजक कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी कथन के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके दूसरे पॉइंट को समझ लीजिए। तार्किक वाक्यों का वर्गीकरण, तार्किक वाक्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द लॉजिकल सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहला लेंगे सर्वव्यापी, सर्वव्यापी जिसको यूनिवर्सल कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल जो सभी जगह मान्य हो। ठीक है, मान्य हो, ऐसे कथन या वाक्य जिसमें पूरी बात उद्देश्य के विषय में कही जाए, सर्वव्यापी वाक्य कहलाता है। और इन वाक्यों में सबसे पहले सभी, प्रत्येक, हरेक, कोई, एक भी नहीं, सदैव, संपूर्ण रूप से, प्रत्येक दिशा में, निश्चित रूप से, या फिर कोई नहीं जैसे शब्द लगे रहेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ना कि सभी आदमी शेर हैं, तो ये जो सभी शब्द है, सभी शब्द है, ये सर्वव्यापी को दिखाता है कि जितने भी आदमी हैं वो शेर हो गए। ठीक है, तो सभी का मतलब क्या हो गया, सर्वव्यापी। यहाँ पर लिख लीजिएगा सर्वव्यापी में मैंने जो अभी कहा आप लोगों को कि ऐसा कथन या वाक्य जिसमें पूरी बात उद्देश्य के विषय में कही जाए, सर्वव्यापी वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सर्वव्यापी कथन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आगे लिखिएगा कि सर्वव्यापी कथन 2 प्रकार के होते हैं। पहला कथन सर्वव्यापी सकारात्मक, सर्वव्यापी सकारात्मक, सकारात्मक। सर्वव्यापी सकारात्मक क्या है, जिसको यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं इंग्लिश में। ऐसे वाक्य जो सभी, प्रत्येक, सब, सदा आदि शब्दों से शुरू हों। ठीक है, शब्दों से शुरू हों और जिसमें निगेटिव नहीं हो। ठीक है, अभी जैसे कि हमने कहा कि सभी आदमी शेर हैं, सॉरी बढ़िया से लिख देते हैं, सभी आदमी शेर हैं, सभी आदमी शेर हैं, तो ये सर्वव्यापी सकारात्मक हो गया। अगर यहाँ रहता कि सभी आदमी शेर नहीं हैं तो क्या हो जाता, ये नकारात्मक में चला जाता, सकारात्मक होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब भी सकारात्मक होता है तो इसके आगे सभी लगा हुआ रहेगा, या प्रत्येक लगा हुआ रहेगा, या सब लगा हुआ रहेगा, या सदा लगा हुआ रहेगा। ठीक है, दूसरा लिखेगा सर्वव्यापी नकारात्मक, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी नकारात्मक। अब ये सर्वव्यापी नकारात्मक क्या होता है, जिसको यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं। ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जो कोई नहीं, अब इसमें देखिए नेगेटिव लगा हुआ रहेगा, कोई नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। ठीक है, या फिर केवल नहीं रहे, जैसे शब्दों से शुरू हो, आदि शब्दों से शुरू हो, ये क्या कहलाएंगे, सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और इसमें देख लेंगे कि सर्वव्यापी सकारात्मक जो हैं उनको हम ए से सूचित करेंगे, और जो सर्वव्यापी नकारात्मक हैं उनको ई से सूचित करेंगे। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए और ई से ही सूचित करना है,
लेकिन कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा लिखिएगा अंशव्यापी। सर्वव्यापी तो हो गया, इसके बाद है अंशव्यापी, ठीक है। अंश का मतलब कुछ भाग, कुछ हिस्सा, ठीक है। तो कुछ ऐसे कथन भी होंगे जिसमें उद्देश्य के कुछ अंशों के विषय में कहा जाए, ठीक है। इनको अंशव्यापी वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिख लीजिए ऐसा कथन या वाक्य, ऐसा कथन या वाक्य जिसमें उद्देश्य मीन्स सब्जेक्ट, उद्देश्य के कुछ अंशों मतलब कुछ भागों, अंश मतलब भाग, ठीक है, कुछ अंशों के विषय में कहा जाए अंशव्यापी वाक्य कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? अंशव्यापी वाक्य कहलाता है। और ये भी दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला अंशव्यापी सकारात्मक और दूसरा अंशव्यापी नकारात्मक, ठीक है। अंशव्यापी सकारात्मक, अंशव्यापी सकारात्मक क्या होता है? तो इसमें ऐसे शब्द होंगे जो कुछ लगा होगा, ठीक है, अनेक लगा होगा, साधारणतः लगा होगा, कभी कभी लगा होगा, ठीक। तो इसमें लिखिएगा ऐसे कथन जिनके प्रारंभ में कुछ लगा हो, ठीक है, अनेक लगा हो, साधारणतः लगा हो, ठीक है, कभी कभी लगा हो, कभी कभी आदि होते हैं, अंशव्यापी सकारात्मक कथन कहलाते हैं, ठीक है। और इनको हम टी से सूचित कर देते हैं। किसे? टी से। अब जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ शेर भयानक है, कुछ तितली मैना है, कुछ पेन किताब है। इस तरह का जब कथन रहेगा जिसमें क्या लगा हुआ रहेगा? कुछ, अनेक, साधारणता। देखिए सभी का मतलब हो गया संपूर्ण चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, तो वो सर्वव्यापी कहला गया। और कुछ मतलब उसका कुछ हिस्सा बताया जा रहा है, अनेक भी कुछ हिस्सा ही है, ठीक है, अनेक हिस्सा हो जाएगा इसमें, ठीक। तो जहाँ कुछ या अनेक लगा हुआ रहेगा उसको अंशव्यापी सकारात्मक कहेंगे, और जहाँ सभी रहेगा वहाँ सर्वव्यापी सकारात्मक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसे में लिखिए अंशव्यापी नकारात्मक। अंशव्यापी नकारात्मक, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, इसका क्या पहचान रहेगा? तो देखिए ऐसे कथन जो कुछ नहीं या प्रत्येक नहीं या फिर कोई नहीं भी हो सकता है इसमें। तो नहीं इसमें जुड़ा हुआ रहेगा, तो नहीं रहेगा तो नकारात्मक में चला जाएगा, ठीक है। और इसके आगे अंश वाला शब्द होना चाहिए, कुछ, प्रत्येक, कोई। तो इसको क्या कहेंगे? अंशव्यापी नकारात्मक कहते हैं, और इसको ओ से सूचित करते हैं, ठीक है। और अंशव्यापी सकारात्मक को आई से सूचित करते हैं। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी समझ होनी चाहिए, समझ लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, अब जो कंसेप्ट था वो से मैंने क्लियर कर दिया है। अब निष्कर्ष के कुछ नियम ले लेते हैं, ठीक है। निष्कर्ष के नियम, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपने मैदान मार लिया, ठीक है। निष्कर्ष के नियम लिखिएगा इसको ज़रूर से। नियम एक क्या है? यदि एक कथन नकारात्मक है, क्या है? नकारात्मक है,
तो निष्कर्ष, जो हमारा निष्कर्ष निकल करके आएगा वह भी नकारात्मक होगा। ठीक है, निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। आपने प्लस माइनस वाला सूत्र पढ़ा है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो वही यहाँ पर भी है कि यदि एक कथन आपका नकारात्मक होगा, नेगेटिव होगा, तो जो निष्कर्ष निकल करके आएगा, जो आपका रिजल्ट होगा, वह भी क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पर पहले कथन लिखते हैं, सभी छात्र लड़के हैं, सभी छात्र लड़के हैं। ये सर्वव्यापी सकारात्मक कथन है। ठीक है, सभी छात्र लड़के हैं। और एक और कथन लेते हैं कि कोई लड़का ईमानदार नहीं है, ईमानदार नहीं है। अब ये हो गया नकारात्मक कथन। ठीक है, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर निष्कर्ष देखिए रहेगा, निष्कर्ष एक रहेगा कि कोई छात्र ईमानदार नहीं है, ईमानदार नहीं है। नोट करते चलिएगा ये सारी चीज़ें। दूसरा निष्कर्ष रहेगा कि सभी छात्र ईमानदार हैं। ठीक है, ईमानदार हैं। तो अब यहाँ पर बताइए कि एक कथन प्लस है, दूसरा कथन माइनस है, तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा, कोई छात्र ईमानदार नहीं है। जिसमें नहीं लगा हुआ रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा है, अगर आप नियम याद रखिएगा तो सवाल को देखते ही आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निष्कर्ष हमारा एक सही हो जाएगा, बाकी निष्कर्ष 2 गलत होगा, सभी छात्र ईमानदार नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसी चीज़ को हम वेन डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर इस विधि से अगर कोई नहीं समझ पाता है तो फिर वेन डायग्राम एक ऐसा इसमें है सिस्टम, उससे आप आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है, तो इससे सवाल क्या कर रहा है कि सभी छात्र लड़के हैं। ठीक है, तो सवाल आप ध्यान से पढ़िए, सभी छात्र लड़के हैं। तो पहले हम एक सर्किल बनाते हैं जो छात्र को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा, छात्र को। ये सर्किल छात्र का है। ठीक, अब कहता है सवाल कि ये जो छात्र हैं ये सभी लड़के हैं, तो लड़के का सर्किल बड़ा होगा, लड़के का सर्किल क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि जितने भी छात्र हैं वो सभी लड़के हैं, तो वो लड़के के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, फिर आगे कहता है कि कोई भी लड़का ईमानदार नहीं है, तो हमारा जो ईमानदार का सर्किल बनेगा वो अलग होगा, कि जो ईमानदार है वो लड़का है ही नहीं। ठीक है, जो ईमानदार नहीं है, सॉरी, है ना, जो ईमानदार नहीं है वो लड़का नहीं है, तो लड़के के सर्किल से ये टच नहीं करेगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकल करके आएगा, निष्कर्ष निकल करके आएगा कि कोई भी छात्र जो है वो ईमानदार है ही नहीं, क्योंकि छात्र का जो सर्किल है वो ईमानदार के सर्किल से टच नहीं कर रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर छात्र का सर्किल ईमानदार के अंदर आ जाता थोड़ा सा हिस्सा, तो हम कहते हैं कि कुछ ईमानदार है। अगर पूरी तरह से अंदर चला जाता तो कहते हैं कि सभी ईमानदार हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें समझते चलिएगा कि जब हम सर्किल बना करके वेन आरेख के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं किसी भी चीज़ को, तो जैसे कि अब यहाँ पर बताया गया था कि छात्र, ठीक है, तो छात्र, अब सभी छात्र लड़के हैं, तो लड़के का सर्किल जो है छात्र से बड़ा होगा। ठीक है, अगर कहता कि कुछ छात्र लड़के हैं, तब हमारा सर्किल कैसा बनता, इस चीज़ को भी समझ लीजिए। अगर कहता कि कुछ छात्र लड़के हैं, तो छात्र का सर्किल ऐसे बनता और लड़के का सर्किल ऐसे बनता। इसका कुछ हिस्सा जो है वो आपस में मिलता, और ये जो हिस्सा मिलता ये हो जाता छात्र और लड़के दोनों का। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉय हैं, तो बॉय का सर्किल अलग रहेगा,
स्टूडेंट्स का सर्किल अलग रहेगा, लेकिन इसका कुछ हिस्सा आपस में मिलेगा। तो ये कुछ वाला जब सवाल रहेगा ना, कुछ वाला जब कंडीशन रहेगा, तो हम लोगों को ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। और जब सभी रहेगा तो सभी हमेशा याद रखिएगा कि जो छोटा अंश रहेगा, जो छोटा चीज़ रहेगा वो अंदर, और जो बड़ा रहेगा वो बाहर रहेगा। ठीक है, यानी कि एक में दूसरा समाहित रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ों को समझते चलिएगा। चलिए अब हम दूसरे नियम की चर्चा करेंगे। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, नियम 2 लिखिएगा इसमें। नियम 2 कहता है कि यदि दोनों कथन सकारात्मक हैं, यदि दोनों कथन क्या है, दोनों कथन सकारात्मक हैं, प्लस हैं, तो निष्कर्ष भी क्या होगा, ऑब्वियस है कि निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर प्लस माइनस का खेल, ये प्लस 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 होता है। ठीक, चलिए ये दूसरा नियम हो गया। तो अब दूसरे नियम पर एक उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण हम इस प्रकार से पहले कथन लिख लेंगे। ठीक है, कथन यहाँ लिख लेते हैं। तो पहला कथन हम ले लेते हैं कि सभी किताबें पेंसिल हैं, सभी किताबें पेंसिल हैं। क्या है, तो पेंसिल हैं। ठीक, दूसरा कथन ले लेते हैं कि सभी पेंसिल पेपर हैं, पेपर हैं। तो ये 2 कथन है। अब इसका निष्कर्ष दिया हुआ रहेगा। तो निष्कर्ष इस प्रकार से पहला दिया हुआ है, मान लीजिए कि सभी किताबें पेपर हैं। पहला निष्कर्ष क्या दिया हुआ है कि सभी किताबें पेपर हैं। और दूसरा निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ पेंसिल किताबें नहीं हैं। ठीक है, किताबें नहीं हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हमारा आंसर होगा। तो जैसे ही आप कथन को देखिएगा कि सभी किताबें पेंसिल है, अब आप बगल में क्या कीजिएगा, इसको पॉजिटिव निगेटिव दर्शा दीजिए। तो ये प्लस है, उसी प्रकार से सभी पेंसिल पेपर है, ये भी क्या है, प्लस है। तो हमारा जो निष्कर्ष निकल करके आएगा वो क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो प्लस वाला कौन सा निष्कर्ष है, तो पहला है। दूसरा में नेगेटिव आ गया तो ये गलत होगा, ये सही होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 1 सही है। चलिए इस प्रकार से चीज़ों को समझते चलना है। इसका वेन डायग्राम अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, तो कहता है क्या कि सभी किताबें पेंसिल हैं। तो सबसे छोटा आप सर्किल बनाइएगा किताब का। ठीक है, बुक्स का बनाइएगा, तो इसको हम बुक लिख देते हैं यहाँ पर। और ये जो सभी किताबें हैं वो पेंसिल हैं, यानी कि पेंसिल का डायग्राम जो होगा, पेंसिल का जो सर्कल होगा वो बुक से बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि पेंसिल वाले सर्किल के अंदर बुक वाला आ जाए, तभी ना होगा कि सभी किताबें पेंसिल हैं। अब फिर क्या कह रहा है कि सभी पेंसिल जो हैं वो पेपर हैं। तो पेपर वाला डायग्राम, पेपर वाला जो सर्किल होगा वो इससे भी बड़ा होगा और इतना बड़ा होगा कि इसी के अंदर जो है वो पेंसिल आ जाएंगी। तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि सभी बुक भी क्या है, पेपर हैं। ठीक है, तो सभी किताबें भी क्या हैं, वो पेपर हैं, क्योंकि सभी किताबें किस सर्किल के अंदर आ रही हैं, तो पेंसिल के सर्कल में भी आ रही हैं और पेपर वाले सर्किल में भी आ रही हैं। और नेगेटिव तो यहाँ पे होगा नहीं, पॉजिटिव होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नियम 3, तीसरा नियम देख लेते हैं। तीसरा नियम कहता है कि यदि प्रमुख आधार वाक्य सकारात्मक है, क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, सकारात्मक नकारात्मक लिखने के लिए केवल प्लस माइनस का चिन्ह भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि यदि प्रमुख आधार वाक्य क्या है, पॉजिटिव है, तब जो निष्कर्ष होगा वो अंशव्यापी होगा, कुछ वाला होगा। निष्कर्ष क्या होगा, अंशव्यापी होगा। जैसे में एक उदाहरण ले लेते हैं। कथन पहले लिखेंगे। कथन इस प्रकार से रहेगा आपका कि सभी जानवर शेर हैं, सभी जानवर
शेर हैं। ठीक है। दूसरा कथन रहेगा कि कुछ गाय जानवर है। कुछ गाय क्या है? तो जानवर है। ठीक है। निष्कर्ष इस प्रकार से दिया रहेगा। निष्कर्ष दिया हुआ है। पहला निष्कर्ष है कि कुछ गाय शेर है। कुछ गाय शेर है। और दूसरा रहेगा कि सभी शेर गाय है। अब यहाँ देखिए, एक अगर सर्वव्यापी है और दूसरा अगर अंशव्यापी है, ठीक है, तो यहाँ जो प्रमुख वाक्य हमारा है वो क्या है? सकारात्मक है। और दूसरा जो कथन है हमारा है वो क्या है? अंशव्यापी है। तो अगर एक सर्वव्यापी दूसरा अंशव्यापी, तो निष्कर्ष अंशव्यापी होगा। ठीक है। निष्कर्ष क्या होगा? अंशव्यापी। तो अंशव्यापी कौन है? जिसमें कुछ लगा हुआ है। जिसमें कुछ लगा हुआ है वो अंशव्यापी है, और जिसमें सभी लगा हुआ है वो सर्वव्यापी है। तो ये वाला नहीं होगा, ये हो जाएगा कुछ गाय शेर हैं। ठीक है। अगर आप इससे नहीं समझ पाए हैं तो आइए वेन डायग्राम से समझ लीजिएगा। सवाल कथन पहले क्या कर रहा है कि सभी जानवर शेर हैं। तो जानवर का जो सर्किल होगा वो छोटा होगा और शेर का जो सर्किल होगा वो बड़ा होगा। ठीक है। इसमें जानवर लिख दीजिए और ये शेर वाली सर्किल हो गई। तो इससे पता चल रहा है कि जितने भी जानवर हैं वो शेर हैं। ठीक है। और फिर दूसरा क्या कथन कर रहा है कि कुछ गाय जानवर भी है। तो कुछ गाय, अब एक गाय का सर्किल इस प्रकार से खींचेंगे, इस प्रकार से कि अब जानवर का कुछ हिस्सा जो है वो गाय वाले सर्किल में चला जाए। ठीक है। तो ये जो कुछ हिस्सा यहाँ पे हमने कलर किया है, वो हिस्सा क्या कहता है कि जो कुछ गाय है वो जानवर भी है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जैसे ही गाय वाला सर्किल जानवर वाले सर्किल में आया तो शेर वाले सर्किल में भी ये आ गया। तो ऑटोमेटिक कुछ गाय जो हैं वो शेर भी हो गई। ठीक है। कुछ गाय शेर भी हैं। इससे ये निष्कर्ष निकल गया। अब जो कह रहा है दूसरा निष्कर्ष कि सभी शेर गाय है, तो वो तो संभव नहीं है, क्योंकि गाय वाली जो सर्किल है वो शेर वाले सर्किल के अंदर नहीं है, इसका कुछ हिस्सा इसके अंदर है। ठीक। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? चौथा नियम लिख लीजिए, नियम 4। चौथा नियम क्या कहता है कि यदि दोनों कथन नकारात्मक हैं, यदि दोनों कथन नकारात्मक है, नेगेटिव हो, ठीक है, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इसमें यह ध्यान रखना है, निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यहाँ पर मैथ वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि माइनस माइनस प्लस कर दीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। चौथे नियम का कथन ले लेते हैं कि कोई लेखक गायक नहीं है, गायक नहीं है, ये एक कथन हो गया। और फिर दूसरा लेंगे कि कोई गायक नायक नहीं है, नायक नहीं है। निष्कर्ष हमारा पहला निकलेगा कि कुछ लेखक गायक है। दूसरा रहेगा कि कुछ लेखक नायक नहीं है, नायक नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे ही आप देखिएगा कि दोनों कथन हमारा नेगेटिव है, ठीक है, दोनों कथन क्या है? नेगेटिव है, तो वहाँ पर हमारा कोई भी निष्कर्ष काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे? कौन सा ऑप्शन को चुनेंगे कि ना तो एक सही है ना तो दो सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष हमारे गलत हैं। कैसे गलत हैं सर? तो ज़रा सा इसको वेन डायग्राम से समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा।
क्या कहता है कि कोई लेखक गायक नहीं है। तो हमारा जो लेखक वाला सर्कल होगा वो गायक वाले सर्किल से अलग होगा। ठीक है, ये लेखक वाला सर्किल है जो गायक वाले सर्किल से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि क्या कर रहा है कि कोई लेखक गायक है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो एक दूसरे से अलग रहेगा। और फिर क्या कर रहा है कि कोई गायक नायक नहीं है, कोई गायक नायक नहीं है, तो नायक का जो सर्किल हमारा बनेगा वो गायक से अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा कि ना तो कुछ लेखक गायक हो सकते हैं और ना ही कुछ लेखक नायक नहीं हो सकते हैं। ठीक, तीनों एक दूसरे से क्या है, अलग हैं। सिंपल है। चलिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 5वें नियम की ओर बढ़िए। नियम 5। 5वां नियम क्या कहता है कि यदि दोनों कथन अंशव्यापी हैं, यदि दोनों कथन अंशव्यापी हैं, कुछ वाले रहेंगे, तब क्या करेंगे, अंशव्यापी हैं तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि दोनों कथन अगर अंशव्यापी हैं, कुछ वाले रहेंगे, तो कुछ हाथी चीते हैं, कुछ चीते शेर हैं, इस तरह से अगर एग्जाम्पल रहेगा तो वहाँ भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। उदाहरण ले ही लेते हैं, उदाहरण से ही चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसमें पहला कथन लेते हैं, कुछ हाथी चीते हैं, कुछ हाथी चीते हैं। दूसरा कथन लेते हैं कि कुछ चीते शेर हैं। क्या है, शेर हैं। ठीक, अब यहाँ निष्कर्ष दिया हुआ है। पहला निष्कर्ष है कि सभी हाथी शेर हैं, सभी हाथी शेर हैं। और दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ शेर हाथी हैं, हाथी हैं। अब यहाँ देखिए कि जैसे ही दोनों वाक्य देखिएगा, अंशव्यापी वाला है, कुछ वाला है। ठीक है, अंशव्यापी है, तो अंशव्यापी अगर रहेगा तो हमारा कोई निष्कर्ष सही नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर वेन आरेख अगर हम इसका बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, कुछ हाथी चीते हैं, तो जो हमारा हाथी वाला सर्किल होगा ये चीते वाले सर्किल से टच करेगा थोड़ा सा। ठीक है, हाथी और चीते, तो हाथी वाला जो सर्किल होगा वो चीते वाले सर्किल से टच करेगा, तभी तो होगा कि कुछ हाथी चीते हैं, है ना। और फिर कुछ चीते शेर भी हैं, तो शेर वाला जो सर्किल होगा वो चीते वाले सर्किल से टच करेगा। ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा टच करेगा, तो यहाँ पर ये पता चलेगा कि कुछ चीते जो हैं वो शेर हैं। अब निष्कर्ष हमारा क्या कहता है कि सभी हाथी शेर हैं। तो अगर सभी हाथी शेर होते तो हाथी वाला जो सर्किल होता वो शेर के अंदर होता ना, शेर वाले सर्किल के, तो ये तो गलत हो गया। और दूसरा क्या कहता है कि कुछ शेर हाथी हैं, तो कुछ शेर हाथी कैसे हैं, शेर का सर्किल इधर है, हाथी का सर्किल इधर है, तो कुछ शेर हाथी नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा दोनों कथन क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। ठीक, सिलोजिज्म के इन 5 प्रमुख नियमों को समझ लेने के बाद आइए बढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, प्रश्नों को देखेंगे। और ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। पहला सवाल रहा ये, कथन यहाँ पर दिया हुआ है सभी कौवे पक्षी हैं, सभी मोर कौवे हैं। अब निष्कर्ष यहाँ पर दिया हुआ है, तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा या गलत होगा, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसमें डायग्राम बना लेना है। सबसे सिंपल, सबसे इजी और सबसे रिलायबल जो यहाँ सॉल्यूशन है वो आपको डायग्राम ही देता है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, कथन को पढ़िएगा और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनाइएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। सभी कौवे पक्षी हैं, तो हमारा जो कौवे का सर्कल होगा वो पक्षी के अंदर आएगा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। सभी कौवे, तो ये हमारा कौवे का सर्कल होगा। ठीक है, और उसके बाद पक्षी का सर्किल
इससे बड़ा होगा, क्योंकि क्या कहता है कि सभी कौवे पक्षी हैं, तो पक्षी में आ जाएंगे सभी कौवे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि सभी मोर कौवे हैं, सभी मोर कौवे हैं, तो हमारा जो मोर का सर्किल हम बनाएंगे वो कौवे के सर्किल के अंदर रहेगा। ठीक है, तभी तो सभी मोर कौवे होंगे। अब यहाँ निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी मोर पक्षी हैं, सभी मोर पक्षी हैं, बिल्कुल हैं, सभी मोर पक्षी के सर्किल के अंदर हैं, तो सभी मोर पक्षी हैं। ये तो पहला निष्कर्ष हमारा सही हो गया। दूसरा क्या कहता है कि सभी पक्षी मोर हैं, तो सभी पक्षी मोर नहीं होंगे। ठीक है, उल्टा कैसे हो जाएगा, पक्षी वाला सर्किल अगर मोर के अंदर आता तब ये कथन, तब ये निष्कर्ष सही होता। तो हमारा पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन कौन सा चुनिएगा? ऑप्शन पहला क्या कहता है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, नहीं, ना तो एक निष्कर्ष ना तो दूसरा, गलत। केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, जी हाँ, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है तो गलत ही है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही, तीसरे ऑप्शन से सिलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि कुछ पक्षी हाथी हैं, कुछ पक्षी, यहाँ पर कुछ वाला जब आएगा तो क्या करेंगे कि 2 सर्किल ऐसा बनाएंगे जिसमें कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पक्षी का सर्किल ले लीजिए और एक हाथी का, और दोनों का कुछ हिस्सा यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, मान लीजिए पक्षी का सर्किल है और ये हाथी वाला है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है कि सभी हाथी पहलवान हैं, तो पहलवान वाला जो सर्किल होगा वो हाथी वाले सर्किल को अपने अंदर समेट लेगा। ठीक है, पहलवान वाला जो सर्किल होगा वो हाथी वाले सर्किल को अपने अंदर रखेगा। ठीक है, ये पहलवान वाला सर्किल हो गया। ठीक है, पहलवान। अब यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ पक्षी पहलवान हैं, कुछ पक्षी पहलवान हैं, तो पक्षी वाला कुछ एरिया जो है पहलवान वाले एरिया में जा रहा है, तो है कुछ पक्षी पहलवान नहीं है, ये तो गलत कथन है। तो यहाँ पे हमारा केवल एक निष्कर्ष जो है, पहला निष्कर्ष वो सही है, दूसरा निष्कर्ष गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 ही सही होगा, केवल निष्कर्ष 1 निकल रहा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल आपके सामने रहा ये, कुछ मंत्री अध्यापक हैं, सभी अध्यापक विद्वान हैं। तो कुछ मंत्री अध्यापक हैं, मंत्री का सर्किल और अध्यापक का सर्किल, दोनों सर्किल का कुछ हिस्सा आपस में मिलेगा। ये मंत्री जी वाला सर्किल है और ये अध्यापक महोदय का है। और तीसरा सर्किल हमको किसका बनाना है, सभी अध्यापक विद्वान हैं। तो सभी अध्यापक विद्वान हैं, तो विद्वान वाला जो सर्किल बनेगा वो अध्यापक वाले सर्किल को अपने अंदर ले लेगा। थोड़ा सा अच्छे से बनाना पड़ेगा। चलिए ये थोड़ा सा ठीक है, ये विद्वान वाला सर्किल है। ठीक है, अब यहाँ निष्कर्ष निकाल लीजिए। क्या कहता है कि कुछ मंत्री विद्वान हैं, तो मंत्री का कुछ हिस्सा विद्वान वाले में भी आ रहा है, तो कुछ मंत्री विद्वान हैं। फिर कहता है कि सभी विद्वान अध्यापक हैं, तो सभी विद्वान अध्यापक हैं। अब यहाँ सभी विद्वान अध्यापक नहीं है, क्योंकि सभी अध्यापक विद्वान हैं। अगर विद्वान वाला श्रेणी, विद्वान वाला सर्किल जो है अध्यापक के अंदर होता तो ये कथन, ये निष्कर्ष सही होता। लेकिन क्या कह रहा है कि सभी विद्वान अध्यापक हैं, नहीं, तो विद्वान वाला सर्किल हमारा अध्यापक के अंदर नहीं है, तो ये दूसरा कथन हमारा गलत है और पहला सही है। ठीक है, तो यहाँ भी केवल निष्कर्ष 1 निकल रहा है, केवल निष्कर्ष 1 सही है हमारा, तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही। चलिए चौथा सवाल देखिएगा, कुछ मूवी फिल्म है, कुछ मूवी फिल्म है, कोई भी फिल्म एक शो नहीं है, कोई भी फिल्म एक शो नहीं है और सभी शो पिक्चर है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा और इसमें भी सर्किल हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो कुछ मूवी फिल्म है। अब यहाँ हम एक सर्किल मूवी का बनाएंगे, एक सर्किल किसका बनाएंगे, मूवी का बनाएंगे, और दूसरा सर्किल किसका बनाएंगे, तो फिल्म का बनाएंगे। ठीक है, मूवी का सर्किल है और ये फिल्म का सर्किल है। उसके बाद क्या कहता है, कोई भी फिल्म एक शो नहीं है, तो शो वाला जो सर्किल होगा
वो अलग हो जाएगा, ठीक है, 100 वाला सर्किल अलग हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है कि सभी 100 पिक्चर हैं, तो पिक्चर वाला जो सर्किल होगा वो 100 वाले सर्किल को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है कि सभी 100 पिक्चर हैं, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर वाला सर्किल और अच्छे से बना देते हैं, ये इधर टच नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये पिक्चर वाला हो गया। अब यहाँ पर कथन क्या कहता है, इसको ध्यान से समझते चलिए। कहता है कि कम से कम कुछ पिक्चर फिल्म है, तो पिक्चर भैया तो फिल्म से काफ़ी दूर हैं, तो कुछ पिक्चर फिल्म नहीं होंगे। कोई भी शो एक मूवी नहीं है, तो कोई भी शो एक मूवी नहीं है, शो मूवी से टच नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स ये निष्कर्ष जो दिया हुआ है ये सही निष्कर्ष दिया हुआ है कि कोई भी शो एक मूवी नहीं है, क्योंकि शो मूवी से बिल्कुल अलग है। तो ये तो सही कथन दिया हुआ है ना, निष्कर्ष जो यहाँ पर दिया हुआ है ये सही है। तो पहला निष्कर्ष गलत है, यहाँ पे केवल निष्कर्ष 2 निकल रहा है, तो यहाँ पर हम चौथा ऑप्शन लेंगे। अगला सवाल देखिए, कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, कुछ कुर्सियाँ मेज हैं और कुछ मेज पलंग हैं, कोई भी फर्नीचर पलंग नहीं है। अब यहाँ पर फिर से एक डायग्राम बना लेंगे, कुर्सियों का बना लेते हैं। कुर्सियों का ये हो गया और मेज का ये हो गया, ठीक है। कुछ कुर्सियाँ चेयर, ठीक है, मेज टेबल को कहते हैं, तो C फॉर चेयर, T फॉर टेबल। तो यहाँ पे इस तरह से डायग्राम बनाइएगा ताकि दोनों का कुछ भाग जो है एक दूसरे से मिले, तब होगा कुछ कुर्सियाँ मेज हैं। फिर क्या कहता है कि कुछ मेज जो हैं वो पलंग भी हैं, तो हमारा जो कुछ टेबल है वो बेड है, ठीक है। तो बेड और टेबल का थोड़ा सा भाग मिलेगा आपस में। फिर क्या कहता है कि कोई भी फर्नीचर पलंग नहीं है, ठीक। तो फर्नीचर भैया अलग हो जाएंगे, फर्नीचर का जो सर्किल होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर निष्कर्ष पढ़िए और आंसर कीजिए। सभी कुर्सियों के फर्नीचर होने की एक संभावना है। अब देखिए, अगर सभी कुर्सियाँ फर्नीचर होंगी, सभी कुर्सियाँ फर्नीचर होंगी तो वो फर्नीचर का कुछ हिस्सा जो है वो टेबल में भी चला जाएगा, है ना। फिर क्या कहता है कि कुछ मेज़ों के पलंग ना होने की एक संभावना है, कुछ मेज़ों की पलंग ना होने की एक संभावना है। तो बिल्कुल संभावना है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कि कुछ जो टेबल हैं वो मेज़ हैं, तो कुछ टेबल मेज़ नहीं भी हैं, पलंग नहीं भी हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ का जो है सर्किल C में आया हुआ है, यानी कि चेयर वाले में, तो जो कुर्सी होगा वो बेड नहीं होगा, ठीक है। जो टेबल कुर्सी होगा वो बेड नहीं होगा। तो ये दूसरा निष्कर्ष हमारा सही है, पहला निष्कर्ष गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि कुर्सी और फर्नीचर एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अटैच नहीं कर रहे हैं। तो पहला निष्कर्ष हमारा गलत है, दूसरा सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ठीक। आइए अब अगला सवाल ले लेते हैं। कुछ नदियाँ पहाड़ हैं, कुछ नदियाँ क्या हैं, तो पहाड़ हैं, और सभी पहाड़ पठार हैं, सभी पहाड़ पठार हैं और कोई पठार समुद्र नहीं है। फिर कहता है कि कुछ समुद्र नदियाँ हैं। अब यहाँ पर बनाना है डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि कुछ नदियाँ पहाड़ हैं, तो हम फिर से बढ़िया से एक सर्किल बना लेते हैं नदियों का, ठीक है। रिवर नाम दे देते R, और पहाड़ है, तो पहाड़ यानी कि हिल हो गया, हिल मीन्स पहाड़, ठीक है। तो H है। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ भाग जो है दोनों में मिल रहा है। फिर क्या कहता है कि सभी पहाड़ जो हैं वो पठार हैं, तो सभी पहाड़ पठार की सर्किल में आ जाएगा। तो पठार का सर्किल हमको ऐसे बनाना पड़ेगा कि इसके अंदर सभी पहाड़ आ जाएं, ठीक है। तो ये पठार का हो गया, पठार को P से सूचित कर देते हैं। उसके बाद क्या कहता है कि कोई पठार समुद्र नहीं है, तो हमारा जो समुद्र है वो पठार से दूर रहेगा। और
फिर क्या कहता है कि कुछ समुद्र नदियां हैं। तो समुद्र वाली जो सर्किल होगी वो इस प्रकार से होगी, ठीक है। समुद्र, एस फॉर सी, सी मीन समुद्र हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए समुद्र वाली जो सर्किल है वो पठार वाले सर्किल से अलग है और नदियों से मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कहता है कि कुछ समुद्र जो है वो नदियाँ हैं। तो हमें इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। अभी हमारा डायग्राम बन गया। अब इसमें जो कंक्लूजन दिया हुआ, निष्कर्ष दिया हुआ, उसको पढ़िए। कोई पहाड़ समुद्र नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि जो पहाड़ है, पहाड़ का सर्किल तो यहाँ है, वो समुद्र से काफ़ी दूर है, तो कोई पहाड़ समुद्र नहीं है। ये निष्कर्ष हमारा सही है। फिर क्या कहता है कि कुछ समुद्र पहाड़ है, कुछ समुद्र जो है वो पहाड़ है। ये तो गलत है, क्योंकि समुद्र पहाड़ एक दूसरे से अटैच करते ही नहीं है। तो यहाँ पे पहला निष्कर्ष हमारा सही है और दूसरा गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक सही है, ठीक। अब 7वां सवाल ले लीजिए। सभी तितली मैना है। सभी तितली क्या है, मैना है। तो जब सभी रहेगा तो तितली का सर्किल बनाइए, बटरफ्लाई बी दे देते हैं। मैना है तो मैना के अंदर आ जाएगा ये, ठीक है, मैना है। उसके बाद क्या कहता है कि कुछ बत्तख मैना है। तो बत्तख का सर्किल इस प्रकार से बनाएंगे कि वो मैना के सर्किल से थोड़ा सा अटैच हो जाए, ठीक है, बत्तख डक है। फिर कहता है कि कुछ चील बत्तख भी है। तो कुछ चील, के फॉर काइट, काइट मीन्स चील, यहाँ पर आ जाइए। फिर कहता है कि सभी चील कोयल है। सभी चील कोयल है, ठीक है। तो यहाँ पर चील जो है वो कोयल के सर्किल के अंदर हो जाएगा। इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। अब हम निष्कर्ष पढ़ेंगे कि कुछ कोयल बत्तख हैं। कुछ कोयल बत्तख हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि बत्तख वाले सर्किल में कोयल का सर्किल जा रहा है। फिर कहता है, तो पहला निष्कर्ष हमारा सही हो गया। फिर कहता है कि कुछ तितली बत्तख है। तो देखिए यहाँ पर बटरफ्लाई का सर्किल है और ये बत्तख वाला सर्किल है, दोनों एक दूसरे से अलग है। तो ये कथन तो गलत है। फिर कहता है कि कोई बत्तख तितली नहीं है। कोई बत्तख तितली नहीं है, बिल्कुल सही है ये कथन, ठीक है। तो कथन 1 और 3 यहाँ पे दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा, या तो एक या 3 अनुसरण करते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 1 सही है, 3 सही है, दूसरा गलत है। तो चौथा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आंसर में 1 दे दिया है, यहाँ पर आंसर में मिस्टेक हो गया है, आंसर प्रिंटिंग में। चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है, ये गलत है, चौथा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि कुछ पेय भोज्य हैं और सभी भोज्य मीठे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पेय का सर्किल ले लेते हैं। ये पेय है और ये भोज्य है, ठीक है। पेय है और ये भोज्य है। अब यहाँ पर कुछ भाग मिल रहा है, कुछ जब कहेगा तो कुछ भाग मिलना चाहिए। और सभी भोज्य मीठे हैं, तो मीठा का जो सर्किल होगा वो भोज्य को अपने अंदर ले लेगा, है ना। मीठा का सर्किल भोज्य के अंदर, भोज को अपने अंदर ले लेगा। अब निष्कर्ष पढ़िए कि कम से कम कुछ मीठा पेय है। कम से कम कुछ मीठा पेय है, बिल्कुल है, क्योंकि पेय वाले सर्किल में मीठे का सर्किल आ रहा है। तो ये तो निष्कर्ष हमारा सही हो गया। सभी पेय मीठे हैं, नहीं, सभी पेय मीठे नहीं हैं, क्योंकि पेय का पूरा सर्किल मीठे के अंदर नहीं है। तो निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि सभी कॉपी किताब हैं। सभी कॉपी किताब है, तो कॉपी का जो सर्किल होगा वो किताब के सर्किल के अंदर होगा, ठीक है, कॉपी बुक। उसके बाद क्या कहता है कि कोई किताब पेंसिल नहीं है। कोई किताब पेंसिल नहीं है, तो पेंसिल का जो सर्किल होगा वो किताब से दूर होगा। सभी पेंसिल रबर हैं, तो पेंसिल थोड़ा सा इसमें ऐसे बना लेते, ओहो मिस्टेक। अब देखिए यहाँ पर स्पेस की कमी हो गई है,
कोशिश करते हैं एक बार फिर से। चलिए, अब ये रबड़ आपका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कहता है कि कोई कॉपी पेंसिल नहीं है, कोई कॉपी पेंसिल नहीं है। बिल्कुल सही कथन है, सही निष्कर्ष दिया है, क्योंकि कॉपी का सर्किल बुक के अंदर है, पेंसिल से काफ़ी दूर है, तो ये सही हो गया। फिर कहता है कि कुछ किताब रबर हैं, तो कुछ किताब रबर नहीं है, क्योंकि रबर का भी अलग है श्रेणी, ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पर हमारा निष्कर्ष एक सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हम सही ले लेते हैं। चलिए, 10वां सवाल कहता है कि कुछ नर्स डॉक्टर हैं, तो नर्स का ऐसे, डॉक्टर का ऐसे, नर्स डॉक्टर, कुछ हिस्सा जो है वो मिल रहा है। फिर कहता है कि सभी नर्स लड़की है, तो सभी नर्स क्या है, लड़की है, तो लड़की का जो सर्किल होगा वो नर्स वाले सर्किल के बाहर होगा और नर्स वाले सर्किल को अपने अंदर समाहित कर लेगा। ये लड़की का सर्किल है। अब यहाँ पर क्या है निष्कर्ष कि कुछ लड़की नर्स है, कुछ लड़की नर्स है नहीं, कुछ लड़की नर्स नहीं है, बल्कि अब यहाँ देखिए कुछ लड़की नर्स है, तो कुछ लड़की तो नर्स होगी ज़रूर, क्योंकि नर्स वाला जो सर्किल है वो गर्ल के अंदर है, ठीक। और इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि सभी डॉक्टर नर्स हैं, सभी डॉक्टर नर्स हैं। अगर सभी डॉक्टर नर्स होता तो डॉक्टर की ये जो सर्किल है वो नर्स के अंदर होती, ऐसा है नहीं, तो ये हमारा गलत है। जबकि पहला कथन सही है कि कुछ लड़की जो है वो नर्स है, ठीक है, क्योंकि लड़की का जो सर्किल है उसी के अंदर नर्स है, तो कुछ लड़कियां जो है वो नर्स हैं, ठीक। तो पहला निष्कर्ष हमारा यहाँ पे सही है, तो केवल निष्कर्ष एक निकलता है, इस ऑप्शन को ले लेंगे, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में सिलोजिज्म के ऊपर जो टॉपिक आप लोगों को मैंने समझाया है, आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता चलता है कि हमारे क्लासेस आप लोगों को कैसे लगते हैं। क्लासेस पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर जरूर करिए क्लास को, ताकि उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसका बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।